सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डायनामिक रेटिनोस्कोपी जो हम स्टार्ट करें, तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूँ। जब भी हम रेटिनोस्कोपी स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि रेटिनोस्कोपी इज अ प्रोसीजर है जिससे हम कोई एक आई की रिफ्रैक्टिव स्टेटस जो है वो इवैल्यूएट करते हैं, वो फाइंड करते हैं। ठीक है। सो रेटिनोस्कोपी जो है एक प्रोसीजर है। अगर आपको याद है तो फिर रेटिनोस्कोपी प्रोसीजर को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक को हमने स्टैटिक में डिवाइड किया था, दूसरा जो है डायनामिक्स। और दोनों में बेसिकली एक फर्क था कि वर्ड स्टैटिक मीन्स समथिंग स्टेशनरी, समथिंग स्टैटिक, नॉट मूवेबल। तो यहाँ पे एक्चुअल जब हम वर्ड यूज करते हैं स्टैटिक रेटिनोस्कोपी, सो वो रेटिनोस्कोपी होगी जिसमें एकोमोडेशन कंप्लीटली रिलैक्स हो। और डायनामिक बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये वो रेटिनोस्कोपी प्रोसीजर है कि जिसमें हम कोशिश करता है कि पेशेंट खुद जो है वो एकोमोडेशन एक्सर्ट करे। दिस इज द मेन डिफरेंस। अच्छा, फिर हमने स्टैटिक को अगर देखा तो स्टैटिक को हमने मजीद दो में डिवाइड किया। अब हमारे पास दो तरीके हैं कि जिसकी वजह से हम पेशेंट की एकोमोडेशन को रिलैक्स करें। या तो अगर पेशेंट को ऑपरेटिव है, थोड़े से एडल्ट एज का है, तो उसको हम सिंपल कहें कि आप डिस्टेंट टारगेट की तरफ देखें। जब भी कोई भी पेशेंट जो है वो दूर देख रहे हैं, डिस्टेंट टारगेट की तरफ देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम के 6 मीटर या अवे फ्रॉम 6 मीटर, दिस इज वी कंसीडर ऑप्टिकल इंफिनिटी। तो ऑप्टिकल इंफिनिटी के लिए वो कोई अकोमोडेशन नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली उसकी दोनों आई का जो अकोमोडेशन जो है वो रिलैक्स होता है और हम आसानी से रेटिनोस्कोपी कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें हमने कुछ भी ड्रग वगैरह यूज नहीं किया, बस सिंपल हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि आप डिस्टेंट टारगेट को देखें। जो मोस्ट यूजुअली हम विजुअली कुटी को चार्ट की तरफ उसको टारगेट के देते हैं कि यहाँ देखें। ठीक है। सो देखिए इसमें अकोमोडेशन रिलैक्स है तो स्टैटिक में आ रहे हैं। लेकिन इसमें हमने कोई ड्रग यूज नहीं किया, तो दिस इज कॉल्ड ड्राई रेटिनोस्कोपी। अब सिंपल ड्राई रेटिनोस्कोपी क्या है? ये दिस इज द सब टाइप ऑफ स्टैटिक रेटिनोस्कोपी, इसमें अकोमोडेशन रिलैक्स है बट विदाउट एनी ड्रग। सिंपल, क्योंकि हमने काफी डिटेल से उसमें डिस्कशन किया था कि इसमें हम कैसे करते हैं पूरा प्रोसीजर, आप यू नो बेटर। फिर इसके बाद जब हम आएंगे थे वेट रेटिनोस्कोपी, तो वेट रेटिनोस्कोपी के नाम से पता चलता है ये भी स्टैटिक रेटिनोस्कोपी की टाइप्स हैं। तो इसमें भी अकोमोडेशन जो है वो कंप्लीटली रिलैक्स होगा। पर इस केस में हम अकोमोडेशन जब रिलैक्स करते हैं तो वो टारगेट की जरिए से नहीं, बल्कि वो हम ड्रग के जरिए से यूज करते हैं। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन हमने डिस्कस किया था कि हम साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन इसलिए करते हैं कि इसमें हम कोई साइक्लोप्लेजिक एजेंट यूज करते हैं जिसकी वजह से अकोमोडेशन कंप्लीटली अबॉलिश, और इसके बाद हम जो है अपने रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं। तो दोनों में अकोमोडेशन रिलैक्स, बट एक में ड्रग और दूसरा जो है वो हमने डिस्टेंट टारगेट के बेस पे अकोमोडेशन जो था वो सब कुछ रिलैक्स कर दिया। और फिर हमने वेट रेटिनोस्कोपी को साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन को भी डिटेल से डिस्कस किया कि हम इसमें कौन से ड्रग यूज करेंगे और किस तरीके से करेंगे, पूरा प्रोसीजर जो सब कुछ क्लास में ऑलरेडी हुआ था। ठीक। तो यहाँ पे ये सब कुछ जो था वो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द स्टैटिक रेटिनोस्कोपी, जिसमें सब कुछ हुआ था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे डायनामिक रेटिनोस्कोपी। तो डायनामिक रेटिनोस्कोपी बिल्कुल इसके अपोजिट होंगे। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो एकोमोडेशन यूज करें, और इसके बाद जो है हम उसकी डिफरेंट रिफ्लेक्स चेक करेंगे। तो एक माइंड में ये चीज आ रही है कि डायनामिक रेटिनोस्कोपी अगर हम उसमें एकोमोडेशन एक्सर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पेशेंट को खुद एक नियर टारगेट देंगे कि वो नियर टारगेट को देखेंगे। ठीक है। जब भी वो नियर टारगेट की तरफ देखें तो वो एकोमोडेशन एक्सर्ट करते हैं, और हम यही देखते हैं कि ये नियर टारगेट की तरफ जब देख रहा है तो क्या उसकी एकोमोडेटिव स्टेटस क्या है। ये एक चीज याद रखिए, डायनामिक रेटिनोस्कोपी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूंगा, ये हम यूजुअली एकोमोडेटिव स्टेटस के लिए कर रहे हैं। डायनामिक रेटिनोस्कोपी से आप नियर एड भी मालूम कर सकते हैं, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम नियर एडिशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बट मोस्टली डायनामिक रेटिनोस्कोपी जो है ये हम रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन के लिए नहीं करते कि आपको एग्जैक्ट नंबर का पता चल जाए। बट यूजुअली मोस्ट कॉमनली डायनामिक रेटिनोस्कोपी जो है ये हम एक पेशेंट की एकोमोडेटिव स्टेटस अगर चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई लीड या लेग ऑफ एकोमोडेशन तो नहीं है, बिकॉज नियर में एकोमोडेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम डायनामिक रेटिनोस्कोपी करेंगे, और इस लेक्चर में हम यह डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें डायनामिक रेटिनोस्कोपी से एक पेशेंट का एकोमोडेशन स्टेटस पता चलेगा, कैसे उसको हम कहते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय लेग ऑफ एकोमोडेशन और लीड ऑफ एकोमोडेशन का क्या मतलब था। ये सारी चीजें जो है इस लेक्चर में आएंगे, और हम देखेंगे आगे कि बेसिकली क्या फर्क है डायनामिक और स्टैटिक में। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं।
ये तो आप सिंपल से पता है कि रेटिनोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो ऑब्जेक्टिवली क्या करते हैं, मेजर करते हैं, यू नो दिस थिंग। फिर रेटिनोस्कोपी क्या है, तो ये भी आपको पता है कि क्या है कि वो प्रोसीजर है ऑब्जेक्टिवली, इसमें हम पेशेंट की रिफ्रैक्टिव स्टेटस जो है वो इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमने इसमें डिटेल से डिस्कस किया था कि लाइट जब जो है वो आई में चला जाता है और फिर वही रिफ्लेक्टेड लाइट जो है जब वो आपके प्यूपल में अपीयर होते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं, उस रिफ्लेक्स को हम फिर एग्जामिन करते हैं। और वो रिफ्लेक्स की मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की स्टेटस है, वेदे अगेंस्ट, ये हम सब चीजें हमने ऑलरेडी रेटिनोस्कोप में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो आप टाइप ऑफ रेटिनोस्कोपी की तरफ आइए, तो एक है स्टैटिक रेटिनोस्कोपी। देखिए पहले में मैंने आपको बताया था कि जिसमें पेशेंट क्या है, लुकिंग एट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, accommodation is completely relaxed, this is the static retinoscopy. फिर near retinoscopy देखें, the patient is looking at near object where the accommodation relaxed। देखिए near retinoscopy भी एक इसमें आ रहा है स्टैटिक में, देखिए इसमें भी आपकी accommodation जो है वो रिलैक्स है, पर सिंपल मकसद क्या है, इसमें पेशेंट जो है दूर देख रहे हैं। जैसे आपने कोई ड्रग यूज नहीं किया, आप उसको टारगेट दे दें, फिर बच्चे को आपने लेट सपोज कोई ड्रग यूज किया, साइक्लोप्लेजिक ड्रग यूज किया, तो साइक्लोप्लेजिक के बाद उसका एक्कोमोडेशन कंप्लीटली रिलैक्स हो गया। अगर वो आप नियर भी देखेंगे तो वो कोई एक्कोमोडेशन नहीं करेगा। सो दिस इज नियर रेटिनोस्कोपी, ये पेशेंट जो है वो सिर्फ नियर देखेगा, बस सिर्फ इसमें ये चीज है, लेकिन इसमें भी एक्कोमोडेशन रिलैक्स है। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करें डायनामिक रेटिनोस्कोपी, उसमें पेशेंट क्या होगा, इसमें पेशेंट नियर ऑब्जेक्ट की तरफ देखेगा, लेकिन जब नियर ऑब्जेक्ट की तरफ देखेगा तो विद एक्कोमोडेशन इज एक्टिव, पेशेंट भी एक्टिव होगा और ये ऑब्जेक्ट की तरफ भी देखेगा। लेट्स सी क्या है डायनामिक रेटिनोस्कोपी क्या है। This is objectively method in which we determine the point that is conjugate the retina when the patient is doing a particular target। हम बेसिकली डायनामिक रेटिनोस्कोपी में यही चीज मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक टारगेट जो है पेशेंट के आई के सामने रखा, ठीक है, हम एक्चुअली वो पॉइंट मालूम करना चाह रहे हैं कि लेट सपोज यहाँ से ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं 50 सेंटीमीटर पे है, अगर यहाँ से कोई भी रेज डाइवर्जेंस जा रही है, क्या वो रेटिना में फोकस हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। अगर आपको याद है मैंने फार पॉइंट का जिक्र किया था कि यहाँ से कोई रेज आ रही जा रही है तो वो एग्जैक्टली ऑन द फोविया या रेटिना फोकस हो रही है, या रेटिना से अगर वापस आ रही है तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है। तो इसमें भी हम वही कंजुगेट पॉइंट जो है, वो कंजुगेट पॉइंट जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं कि पेशेंट जो है उसका कंजुगेट पॉइंट कहाँ पे है। अगर वो एग्जैक्टली एकमोडेशन कर रहे हैं तो एकमोडेशन के बाद उसका कंजुगेट पॉइंट क्या है, वो बेसिकली हम इसमें देखना चाह रहे हैं। जरा कंसेप्ट हमने डेवलप करें। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करेंगे, लेट सपोज मैंने टारगेट रखा है 50 सेंटीमीटर पे, तो यूजुअली 50 सेंटीमीटर के लिए हमें कितना डायप्टर की एकमोडेशन चाहिए, यूजुअली 2 डायप्टर एकमोडेशन चाहिए। आपको ये फार्मूला का पता है कि आई से सामने जितने भी फासले पे हम एक ऑब्जेक्ट रखें, उस ऑब्जेक्ट जितने फासले पे हैं उस डिस्टेंस का आप इनवर्स ले लें। अगर आप 50 सेंटीमीटर का इनवर्स लें तो 2 डायप्टर आ रहे हैं। तो 50 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट के लिए आपको 2 डायप्टर एकमोडेशन चाहिए। इट मीन कि आपके आई इतना एकमोडेट करे 2 डायप्टर कि वो इसी पॉइंट को क्लियरली यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रही है वो एग्जैक्टली रेटिना को फोकस करे, और रेटिना से जो रेज आ रही है वो एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाए। तो हम कहते हैं कि अब ये 2 कंजुगेट पॉइंट बन गए, ठीक है। अब देखिए अगर ये कंजुगेट पॉइंट एग्जैक्टली 2 मीटर 50 सेंटीमीटर पे है और आप रेटिनोस्कोपी भी 50 सेंटीमीटर से कर रहे हैं, तो क्या मतलब है, पेशेंट ने अपना एकमोडेशन जो है वो 2 डायप्टर किया तो उसका ऑटोमेटिकली फोकस कहाँ पे क्लियर होगा, 50 सेंटीमीटर पे क्लियर होगा, और 50 सेंटीमीटर ही पे आपके पास रेटिनोस्कोप है। तो जब आप रेटिनोस्कोप को भी 50 सेंटीमीटर पे यूज कर रहे हैं, टारगेट भी 50 सेंटीमीटर पे है, आप कैसे कहें कि दिस इज माय राइट हैंड इज अ टारगेट और लेफ्ट हैंड इज अ रेटिनोस्कोप, दोनों एक ही प्लेन पे पड़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे रेटिनोस्कोपी को उस मूवमेंट को स्वेप कर देते हो अप डाउन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, इसका मतलब है कि यहाँ से जितनी भी रेज जा रही है वो रेटिना पे फोकस हो रही है, और रेटिना से जितनी भी रेज आ रही है वो आपकी रेटिनोस्कोप के पीप होल तक आ रही है, तो आपको न्यूट्रल रिफ्लेक्स मिलना चाह रहे हैं। अगर पेशेंट की एकमोडेशन ठीक है, वो एग्जैक्टली उस टारगेट पे अपना एकमोडेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनसे जितनी भी रेज जाएगी वो एग्जैक्टली आपकी रेटिनोस्कोप के पीप होल तक जाएगा। और हम कहेंगे कि जब भी आपके पास टारगेट और रेटिनोस्कोप एक ही प्लेन पे हो, एक ही प्लेन में एक ही डिस्टेंस पे हो फ्रॉम द पेशेंट आई, और उस की सिचुएशन में उस कंडीशन में आपको न्यूट्रल रिफ्लेक्स मिल रहे हैं,
हम कहेंगे कि पेशेंट का एकोमोडेटिव डिमांड जो है वो एग्जैक्टली टारगेट के हिसाब से बिल्कुल बराबर है और बात क्लियर है। लेकिन जरा एक कंसेप्ट डेवलप करें, अगर पेशेंट के पास एकोमोडेटिव एबिलिटी इतने ज्यादा नहीं है, उसकी कोई एकोमोडेशन की कमी है, कमी का क्या मतलब है कि वो 50 सेंटीमीटर टारगेट के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल चाहिए 2 डायप्टर, उसके पास 1.5 डायप्टर या 1 डायप्टर तक वो एकोमोडेशन कर सकता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर पेशेंट के पास 1 डायप्टर एकोमोडेशन है और ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट उनको क्लियर नजर आएगा? जाहिर बात है नो। 50 सेंटीमीटर के लिए 2 डायप्टर चाहिए, तो फिर है क्या कि वो 1 डायप्टर एकोमोडेशन करेगा। और याद रखें, जब 1 डायप्टर वो एकोमोडेशन करेगा तो उसको ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्लियर होना चाहिए? उसको 1 मीटर पे। 1 मीटर से जुड़े सारे 1 डायप्टर डाइवर्ज आ रही है। तो 1 डायप्टर डाइवर्ज के लिए आपकी आई 1 डायप्टर एकोमोडेशन करके उसको रेटिना पे फोकस करेगा। तो अब है क्या, मैं जो पेशेंट के, लेट्स सपोज माय लैपटॉप स्क्रीन जो है ये पेशेंट की आई है, माइजस हैंड इज ऑफ रेटिनोस्कोप, ठीक है, और यहाँ पे टारगेट भी इधर है, ये टारगेट है, ये रेटिनोस्कोप है, लेकिन यहाँ से जो रेज आ रही है, पेशेंट के पास भी एकोमोडेशन है 1 डायप्टर का है। तो 1 डायप्टर जो है वो अगर वहां से जो रेज जो है निकल रही है तो वो कन्वर्ज होगी बिहाइंड माय रेटिनोस्कोप, क्योंकि रेटिनोस्कोप पे अगर रेज आ रही तो उसके लिए 2 डायप्टर कन्वर्ज रेज आना चाहिए आई, लेकिन उसके पास 1 डायप्टर एकोमोडेशन है, तो रेज बिहाइंड द रेटिनोस्कोप होगा। लेट्स सपोज माय बैक यहाँ पे कोई जगह पे 1 मीटर पे रेज फोकस होगा। सो अब इसी वक्त मेरे रेटिनोस्कोप को कौन सी रेज सामने नजर आ रही है? वो कन्वर्ज रेज आ रही है ना, कन्वर्जेंस विल एंटर टू माय पीप होल, लेकिन दरमियान में उसने कोई क्रॉसिंग नहीं किया, तो क्या मुझे कौन सा रिफ्लेक्स मिलना चाहिए? शाबाश, विद रिफ्लेक्स। सो दिस इज द मेन थिंग। आपका टारगेट और सेम प्लान पे है, सेम प्लान पे, और इस कंडीशन में आपको कोई विद रिफ्लेक्स मिल रहे हैं, इट मीन कि एकोमोडेशन जो है वो इस डिस्टेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, सो वी कॉल इट लेग ऑफ एकोमोडेशन। दिस इज कॉल्ड लेग ऑफ एकोमोडेशन, मीन कि डिस्टेंस के लिए डिफिशिएंसी है एकोमोडेशन की, क्योंकि उसके लिए होना चाहिए था कि रिफ्लेक्स न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल के लिए चाहिए कि जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसी के मुताबिक अगर वो एकोमोडेशन करेगा तो रेज एग्जैक्टली आपके रेटिनोस्कोप के पीपल तक आएगा। सो दिस इज कॉल्ड लेग ऑफ एकोमोडेशन। अब इसकी रिवर्स एग्जांपल दे दें, पेशेंट की एकोमोडेशन थोड़ी सी स्ट्रांग है, या आप कहेंगे कि कोई एकोमोडेटिव स्पाज्म है, नॉर्मल से वो ज्यादा एकोमोडेशन कर रहे हैं, सो 50 सेंटीमीटर के लिए चाहिए 2 डायप्टर, बट वो एकोमोडेशन कर रहे हैं लेट्स सपोज 4 डायप्टर कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि 4 डायप्टर तक अगर वो एकोमोडेशन कर रहे हैं तो उसका कंजुगेट पॉइंट कहां पे होना चाहिए? तो कंजुगेट पॉइंट जाहिर बात है 4 सेंटीमीटर 4 डायप्टर का अगर आप इनवर्स ले ले तो 25 सेंटीमीटर आ रहे हैं, तो इट मीन कि आप तो पेशेंट के आई से 50 सेंटीमीटर के फासले पे हैं, लेकिन पेशेंट ने एक्स्ट्रा एकोमोडेशन किया, उसने 4 डायप्टर एकोमोडेशन को यूज किया हुआ है, और उसी 4 डायप्टर के एकोमोडेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम उसके इनवर्स ले लें तो इसका मतलब है कि वो आई से 25 सेंटीमीटर आगे यहाँ पे सारे रेज को फोकस कर रही है। उसका कंजुगेट पॉइंट जो है वो आपके रेटिनोस्कोप और पेशेंट की आई के दरमियान यहाँ पे बन चुका है, आपको कोई रेज नहीं मिल रही। यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, यहाँ पे उसने रेज कन्वर्ज किया है, उस कन्वर्ज रेज से आपको क्या कौन सी रेज मिल रही है? डाइवर्ज रेज वापस आ रही है, क्योंकि मैंने आपको मायोपिया में काफी डिटेल से डिस्कस किया कि आपको मायोपिक कंडीशन में वाई देयर इज अगेंस्ट रिफ्लेक्स मिल रहे हैं, बिकॉज़ वहां पे एक दफा रेज फोकस हुई है, उससे दोबारा डाइवर्जेंस आपकी तरफ आ रही है। सो ऑब्जेक्ट जो है वो भी 50 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द पेशेंट आई, रेटिनोस्कोप भी 50 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द पेशेंट आई, लेकिन आपको तब जो है उस कंडीशन में आपको अगेंस्ट रिफ्लेक्स मिल रहा है, तो इट मीन लीड ऑफ एकोमोडेशन। द लीड ऑफ एकोमोडेशन मीन कि इस डिस्टेंस के लिए जो एकोमोडेशन चाहिए था उससे पेशेंट ज्यादा एकोमोडेशन यूज कर रहे हैं। दिस इज द वेरी बेसिक कांसेप्ट बिहाइंड द डायनामिक रेटिनोस्कोपी। अगर ये कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो रेस्ट ऑफ द लेक्चर में यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट प्रोसीजर हम यूज करेंगे, डिफरेंट मेथड हम यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनामिक रेटिनोस्कोपी हम यूज करेंगे, बट सबके बिहाइंड लॉजिक जो है वो इज द सेम। एनी क्वेश्चन आपको दिस अगर नहीं है तो फिर मैं आगे चला जाऊं। नो सर, क्लियर है। सो अगर हम इस सारी चीजों को समराइज करें, सो व्हाट डज इट मीन बाय लीड ऑफ एकोमोडेशन एंड लेग ऑफ एकोमोडेशन? क्विकली मुझे आंसर दे दी, शाबाश।
सर लीड ऑफ अकोमोडेशन वो होगा कि अगर डिस्टेंस जितना डिस्टेंस रिक्वायर है उसके लिए जितनी अकोमोडेशन रिक्वायर है उससे ज्यादा पेशेंट करेगा और लैग जितनी रिक्वायर है उसको कम करेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक। सो यही चीजें कि डायनामिक रेटिनोस्कोपी में हम क्या ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन करते हैं, किस चीज को डिटरमाइन करते हैं, द पॉइंट दैट इज कंजुगेट टू द रेटिना व्हेन द पेशेंट इज डूइंग पार्टिकुलर टारगेट। पेशेंट पार्टिकुलर टारगेट को देख रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं जैसे कंजुगेट पॉइंट क्या है, क्या एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कंजुगेट हो रहे हैं विद रेटिना, तो ठीक है, एकोमोडेटिव रिस्पांस, एकोमोडेटिव डिमांड इज इक्वल, स्टिमुलस और डिमांड इक्वल हो गया। लेकिन अगर इससे एकोमोडेशन कम कर रहे हैं तो लेग ऑफ एकोमोडेशन, कैसे पता चलेगा कि लेग ऑफ एकोमोडेशन है, कि आपको विद रिफ्लेक्स मिलेगा। कैसे पता चलेगा कि लीड ऑफ एकोमोडेशन है, उस पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको अगेंस्ट रिफ्लेक्स मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक अहम बात जो कि डायनामिक रेटिनोस्कोपी में हम कर रहे हैं, नो वर्किंग डिस्टेंस पावर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइंडिंग। अब ये याद रखें कि डायनामिक रेटिनोस्कोपी में थैंक गॉड कि उसी तरह कहानी नहीं है कि आपने वर्किंग डिस्टेंस को ऐड करना है और माइनस करना है, ये कंसेप्ट अब इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें हम वो कंसेप्ट मुझे बताया ना कि हम क्यों वर्किंग डिस्टेंस लेंस को माइनस करते थे ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम इधर बात कर रहे थे पेशेंट को, हम उसका पावर पॉइंट को इन्फिनिटी से हम इधर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए अगर हम 67 सेंटीमीटर पे रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं तो हम 1.5 प्लस इसलिए लगा देते हैं कि वो पावर पॉइंट को इधर मेरे पीपहोल तक ले आए। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। लेकिन इसमें हम तो पावर पॉइंट को इधर शिफ्ट नहीं करते, इसमें हम एकोमोडेशन स्टेटस को देख रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम वो जो है वर्किंग डिस्टेंस लेंस जो है उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट की चीजों के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक पेवर नेट मालूम रिजल्ट मालूम करेंगे कि इसके एकोमोडेशन जो है वो कितना है, लेग है, लीड है या एग्जैक्टली लीड है। बाकी जो है इसकी मोमेंट जो है वही सेम है। देखिए विद मोमेंट अगर आपको मिल रहे हैं तो क्या मतलब है कि आई कंजुगेट टू अ पॉइंट either behind the eye or behind the retinoscope। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें अगर आपको विद मोमेंट मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि लाइट रेज जो है वो आपके रेटिनोस्कोप के बिहाइंड है, वो किसी भी जगह पे हो सकता है, बिहाइंड द आई, बिहाइंड द रेटिनोस्कोप, लेकिन आपके रेटिनोस्कोप की पीछे तक लाइट रेज जो है वो आई से नहीं आ रही। अगेंस्ट का मतलब ये है कि आई कंजुगेट अ पॉइंट बिटवीन आई, पेशेंट आई एंड रेटिनोस्कोप। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर आपको अगेंस्ट मोमेंट मिल रहे तो इट मीन के आपके रेटिनोस्कोप और पेशेंट के दरमियान किसी जगह पे रेज जो है उसने कंजुगेट पॉइंट जो है वो बने। कंजुगेट पॉइंट का कांसेप्ट तो क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके। और अगर न्यूट्रल मिल रहे, नो रिफ्लेक्स मिल रहे, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की आई और आपका रेटिनोस्कोप आप कंजुगेट हो गया। कंजुगेट का मतलब यहाँ से रेज आ रही है, बिल्कुल रेटिना फोकस हो रही है, रेटिना से आ रही है वापस यहाँ फोकस होगा, द कार्ड कंजुगेट पॉइंट। ठीक है। तो न्यूट्रलिटी पे क्या होगा कि आई और रेटिनोस्कोप बिकम, आपको ये मोमेंट मिलेगा। ठीक। ये तो उसकी हिस्ट्री है कि 19th सेंचुरी में क्या होगा कि वेरियस इन्वेस्टिगेटर बिगन यूटिलाइज रेटिनोस्कोप to determine the amplitude or status of accommodation non-verbal patient term dynamic रेटिनोस्कोपी। फिर आप पढ़ ले उसको। लेकिन एजे क्रास जो है उसको क्रेडिट किसलिए भी जा रहे हैं कि उसने बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी एंड मेथड फॉर डायनामिक रेटिनोस्कोपी उसको इंट्रोड्यूस किया। और आप देखेंगे इस लेक्चर में हम शीट और नॉट और ये डिफरेंट टाइप की प्रोसीजर जो है इस लेक्चर में हम यूज करेंगे। दिस इज द मेन थिंग, व्हाट इज द गोल ऑफ डायनामिक रेटिनोस्कोपी। हम डायनामिक रेटिनोस्कोपी क्यों करते हैं, व्हाई डायनामिक रेटिनोस्कोपी इज इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले डिटरमाइन एकोमोडेटिव रिस्पांस। बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि हम एकोमोडेटिव रिस्पांस को देखें कि क्या एकोमोडेटिव रिस्पांस जो है वो एक्यूरेट है, वो ओवर एक्टिंग है या अंडर एक्टिंग है, उस चीज को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ जो है आल्सो डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट नियर प्रिस्क्रिप्शन विद टेस्टिंग कंडीशन। ये हम लेटर हमें पता चलेगा कि हम इसमें नियर प्रिस्क्रिप्शन की आसानी से मालूम कर सकते हैं कि इस पेशेंट को एक्चुअल नियर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। और इसके अलावा जो है रिवील टू व्हिच डिग्री accommodation is fluctuating with attending a near target if the eye is balancing equality near। इसमें हम बेसिकली ये चीज भी करते हैं। अगर आपको याद है मैंने आपको साइक्लोफिजिकल रिफ्रैक्शन में एक बात आपके साथ डिस्कस किया था कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने जो ड्रग यूज किया, साइक्लोफिजिक एजेंट यूज किया, अब यहाँ पे जो है उसने कंप्लीटली एकोमोडेशन को रिलैक्स किया हुआ है। तो मैंने सिंपल आपको ये पेशेंट दूर देख रहे हैं और फिर जो है आप क्विकली उसको नियर टारगेट देके इधर देखे, अगर दोनों में आपको चेंज लग रहा है दैट मीन कि अभी तक भी आपके साइक्लोफिजिक एजेंट कंप्लीटली रिलैक्स नहीं है, उसने एकोमोडेशन कंप्लीटली रिलैक्स नहीं किया, क्योंकि फ्लक्चुएशन आ रहे हैं आपकी डिस्टेंस में, जब पेशेंट डिस्टेंस में देख रहे हैं या नियर में देख रहे हैं,
तो आपको मजीद वेट करना पड़ता है कि कंप्लीटली वो साइक्लोपेजिक जो है वो क्या करे और उसका कंप्लीटली इफेक्ट पड़ जाए। सो उस भी बेस पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं, डायनामिक रेटिनोस्कोपी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम नियर डिफरेंट टारगेट देख रहे हैं और फिर डिफरेंट टारगेट के बाद हम देखेंगे कि कितने अकोमोडेशन में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं अकोमोडेशन, लेस यूज कर रहे हैं, वही सारी चीजें पूरा। अच्छा, provide the information inside regarding the patient ability and level of visual processing at the chosen distance। यही चीज है कि हमें पार्टिकुलर डिस्टेंस पे पेशेंट की विजुअल बिहेवियर को, उसकी विजुअल प्रोसेसिंग को देखना चाह रहे हैं। स्पेशली एक टाइप है जिसको हम कहते हैं बुक रेटिनोस्कोपी, शायद इस लेक्चर में इन्वॉल्व ना हो लेकिन फिर आप किसी भी बुक से पढ़ लें बुक रेटिनोस्कोपी। तो बुक रेटिनोस्कोपी से नाम से पता चलता है कि देयर मस्ट बी चाइल्ड मस्ट बी रीडिंग समथिंग, ठीक है, और ड्यूरिंग रीडिंग टाइम जो है आप वहां पे रेटिनोस्कोपी यूज करें। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब पेशेंट जो है, चाइल्ड जो है, वो इन चीज उनको समझ आ रहे हैं, उस समझ के वक्त जब वो रीडिंग करे तो उसका रिफ्लेक्स अलग होता है। जब उसको कोई आप स्ट्रेस में डाल दे, कोई फ्रस्ट्रेशन स्टेज में डाले कि बस जोर जबरदस्ती करे कि इसको आप रीड करें, तो उसी वक्त उसका रिफ्लेक्स और होता है। और जब पेशेंट का अटेंशन ना हो किसी मटेरियल की तरफ, तो उसी वक्त उसका क्या रिफ्लेक्स है। तो आप उस काइंडली फिर उसको भी एक दफा रीड कर ले जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए, और देखेंगे कि ये क्यों इस तरह मिल रहा है, उसकी बिहाइंड डिफरेंट थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है कि रिफ्लेक्स क्यों चेंज हो रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज सम मेंटल स्टेटस आर इन्वॉल्व, सम इमोशनल एंड कॉग्निटिव बिहेवियर एंड इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब वो रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग के साथ साथ जो उसके आई की जो मोमेंट हो रही है, वो मोमेंट की वजह से रिफ्लेक्स जो है वो फोविया से एक्स्ट्रा फोवियल एरिया में रिफ्लेक्स चला जाता है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्स चेंज हो रहे हैं। इसकी बिहाइंड डिफरेंट थ्योरी है, लेकिन एग्जैक्टली पता किसी को नहीं चल गया कि बुक रेटिनोस्कोपी में रिफ्लेक्स क्यों चेंज हो रहे हैं। बट इतना पता है कि ड्यूरिंग रीडिंग मटेरियल जो है आपकी रिफ्लेक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख ले। बाकी इस पे रिसर्च वगैरह अभी भी लोग कर रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डायनामिक रेटिनोस्कोपी हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एक पेशेंट की एबिलिटी एंड लेवल ऑफ विजुअल प्रोसेसिंग क्या है चूजन डिस्टेंस। एक डिस्टेंस पे उसकी क्या विजुअल प्रोसेसिंग है, वो किस तरीके से वो टारगेट को जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हम डायनामिक रेटिनोस्कोपी में देखेंगे और करेंगे। Before going to start dynamic retinoscopy, there is some terminology that you should know because it's very important thing. The one thing जो है वो है accommodative stimulus। ये वर्ड हम later on यूज करेंगे। accommodative stimulus, what is accommodative stimulus? तो आपको पता है कि कोई भी नियर टारगेट जो है, जो डिटेल टारगेट हो, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। के डिफाइंड बाय नियर टारगेट स्टिमुलस। कोई भी नियर टारगेट आप रखें, बट याद रखिए लाइट इज अ नॉन accommodative टारगेट। अब आप कहेंगे कैसे नॉन accommodative टारगेट है? एकमोडेटिव टारगेट वो है जो पेशेंट उसमें कोई इंटरेस्ट ले ले और पेशेंट उसकी तरफ अपना ध्यान दे दे। लाइट की तरफ पेशेंट को इंस्ट्रक्शन को डिटेल नहीं दे रहा, क्योंकि लाइट की तरफ पेशेंट नहीं दे सकता, और ना लाइट में कोई डिटेल है कि पेशेंट उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह ले ले। तो लाइट इज नॉन एकमोडेटिव टारगेट। सो नियर कोई भी टारगेट रखे अदर देन लाइट, आप उसके सामने जो है, आपको पता है क्या, क्लिनिक में कोई बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म के टाइल्स वगैरह होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है उसको आप नियर में यूज करें, दिस इज योर एकमोडेटिव स्टिमुलस। सो व्हाट इज एकमोडेटिव स्टिमुलस? कोई भी नियर टारगेट, ठीक है। अच्छा, एक अहम बात, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज है, शायद कुछ लोग इसका समझ आएगा, कुछ लोग इसका समझ नहीं आएगा, तो मैं इसके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? Because the depth of focus and depth of field, the accommodative response is generally less than the stimulus। क्या मतलब है? आपने एक स्टिमुलस रखा, लेट सपोज 20 सेंटीमीटर पे, तो 20 सेंटीमीटर के लिए कितना एकोमोडेशन चाहिए आप लोग को? शाबाश, 5 diopters, गुड। बट यूजुअली जब पेशेंट एकोमोडेशन कर रहे हैं तो वो 5 डायोप्टर एकोमोडेशन नहीं कर रहा, वो इससे थोड़ा सा कम एकोमोडेशन कर रहे हैं। लेट सपोज मैं अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पे एक्सजरेट करके एक वैल्यू, एक आर्बिट्री वैल्यू बताऊंगा, वो कहेंगे कि यार 4.5 डायोप्टर कर रहे हैं। अब ये 0.5 डायोप्टर कम एकोमोडेशन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये ड्यू टू द डेप्थ ऑफ फोकस एंड डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ योर आई। अब मुझे आप ये बताएंगे कि व्हाट डज मीन बाय डेप्थ ऑफ फोकस एंड डेप्थ ऑफ। शाबाश, इस चीज का समझ आ रहे हैं? सर इनका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आज तक हमारा क्लियर नहीं हुआ। हम आज भी यही बात करते हैं कि हमें अभी भी नहीं पता कि डेप्थ ऑफ फोकस और डेप्थ ऑफ फील्ड एग्जैक्टली है क्या। ओके, सो लेट कंसिडर
दिस इज आई बॉल, आई बॉल। यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंसिडर करें कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस आई से 1 मीटर के फासले पे है। कितने फासले पे है? 1 मीटर के फासले पे है। तो 1 मीटर के लिए कितना अकोमोडेशन चाहिए?